हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नीरज राजपूत। तो दोस्तों, आज हम कूलिंग टावर्स के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में कूलिंग टावर्स क्या है और ये कैसे काम करता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं सारा कुछ बताया था। तो कूलिंग टावर्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ फैक्टर्स होते हैं। मतलब कि कूलिंग टावर्स किन किन फैक्टर्स पर काम करता है, क्या क्या चीज़ें कूलिंग टावर्स को इफ़ेक्ट करती हैं और उसकी दक्षता इन्हीं फैक्टर्स के द्वारा निर्भर होती है। उसकी कार्य कुशलता इन्हीं फैक्टर्स पर निर्भर करती है। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ फैक्टर होते हैं जिन पे कूलिंग टावर्स की दक्षता कार्य कुशलता निर्भर होती है। उनके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो इस वीडियो के जरिए आप लोग को हम आज रेंज, अप्रोच, ब्लीड ऑफ लॉस, वेट बल्ब, टेम्परेचर, एफिशिएंसी, TDS और डेल्टा टी और पीएच वैल्यू क्या होती है कूलिंग टावर्स की, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताएंगे। तो दोस्तों, मैं RAC से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लाता रहता हूँ। यदि आप लोगों को RAC में अपने नॉलेज को बढ़ाना है और अपने डाउट क्लियर करने हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेंज की। रेंज क्या होती है? तो कूलिंग टावर इन टेम्परेचर और सम टेम्परेचर। मतलब जो कूलिंग टावर्स होता है, यहाँ पर सम्प में जो वाटर होता है और जो गर्म वाटर इसमें इन होता है, उसका टेम्परेचर और इस सम टेम्परेचर के सब टेम्परेचर को जब हम डिफरेंस निकालेंगे, जो वैल्यू निकलेगी उसी को हम रेंज कहते हैं। मतलब इन टेम्परेचर और आउट टेम्परेचर को जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, रेंज हमारी निकल आएगी। कूलिंग टावर से रेंज अगर पूछा जाएगा आपसे तो आप लोग इन टेम्परेचर और आउट टेम्परेचर को माइनस कर देंगे तो रेंज की वैल्यू निकल आएगी। दूसरे नंबर बात करते हैं अप्रोच की। तो अप्रोच क्या है? सम टेम्परेचर, मतलब जो वाटर आउट हो रहा है कूलिंग टावर से उस टेम्परेचर की वैल्यू, और वेट बल्ब ऑफ एयर, मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर, जो कूलिंग टावर्स के आसपास जो सराउंडिंग एरिया है उसका जो टेम्परेचर होगा और सम टेम्परेचर को हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, अप्रोच निकल के आएगी। तो हम वेट बल्ब टेम्परेचर को कैसे ज्ञात कर सकते हैं? एक यंत्र होता है वेट बल्ब टेम्परेचर ज्ञात करने के लिए, सीलिंग साइक्रोमीटर होता है। उसको जब हम एटमॉस्फेयर में थोड़ी देर के लिए घुमाएंगे तो उसमें हम वेट बल्ब टेम्परेचर को ज्ञात कर सकते हैं। उसको ज्ञात करने के लिए हम सीलिंग साइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर ज्ञात करने के लिए। तो हम सम टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर को माइनस करेंगे तो क्या होगा, अप्रोच निकल आएगी कूलिंग टावर्स की। अप्रोच हम इस तरीके से इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करेंगे ड्रिफ्ट क्या है। तो कूलिंग टावर्स में पानी की कुछ ना कुछ लॉस होता है। जैसे कुछ पानी इवापोरेशन द्वारा हवा के साथ उड़ जाता है और कुछ पानी जो होता है बौछार के रूप में कूलिंग टावर से बाहर आ जाता है। तो जो पानी का लॉस होगा कूलिंग टावर्स में उसी को हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट। अब बात करते हैं ब्लीड ऑफ और ब्लो डाउन। तो कूलिंग टावर्स में ब्लीड ऑफ और ब्लो डाउन उच्च खनिज सांद्रता वाले कूलिंग टावर सिस्टम के पानी के एक हिस्से को नाले में बहा देना, जबकि साथ ही इसे ताज़े पानी से बदलना। यह प्रक्रिया सिस्टम जल खनिज सांद्रता को पतला करती है जो पानी के वाष्पीकरण के कारण लगातार बढ़ जाती है। तो एक ही पानी यदि हम कूलिंग टावर्स में हमेशा यूज करेंगे तो क्या होगा, उसकी TDS बढ़ जाता है, उस पानी हार्ड हो जाता है। तो इससे क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होगा, सही तरीके से हीट एक्सचेंज नहीं होगी। तो हम जो पानी उसका चेंज करेंगे, पानी उसका बहा देंगे, बाहर कर देंगे और नया पानी भरेंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, ब्लीड ऑफ या फिर ब्लो डाउन। अगला है वेट बल्ब अप्रोच। जो कूलिंग टावर की कार्य कुशलता है वो वेट बल्ब टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। सराउंडिंग एयर, जो हमारा आसपास कूलिंग टावर्स के एरिया होता है, सराउंडिंग एयर होता है, सराउंडिंग एरिया होता है, उसका जो बाहरी वायु होगी उसका जो वेट बल्ब होगा उसी पे कूलिंग टावर्स की दक्षता निर्भर करती है। यदि वेट बल्ब ज़्यादा है तो हमारा पानी अच्छी तरीके से ठंडा होगा। एक कूलिंग टावर में अधिकतम कूलिंग प्राप्त की जा सकती है जो कि आसपास के वेट बल्ब टेम्परेचर के बराबर होती है। व्यवहारिक रूप से विभिन्न कारणों से पानी को वेट बल्ब टेम्परेचर के बराबर ठंडा करना संभव नहीं है। कूलिंग टावर्स वाले पानी के तापमान और आसपास के वेट बल्ब टेम्परेचर के बीच अंतर को हम वेट बल्ब अप्रोच के रूप में जाना जाता है। मतलब जो बाहर के एयर का जो वेट बल्ब टेम्परेचर है और उसके बराबर हम कुछ कारणों से ठंडा नहीं कर पाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है।
तो इसमें जो सम टेम्परेचर होगा और बाहर की जो वेटेबल टेम्परेचर होगा एयर का, उसको यदि हम उसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, वेटेबल अप्रोच को हम ज्ञात कर सकते हैं। जो कूलिंग टावर की दक्षता में निर्भर करती है वो वेटेबल टेम्परेचर पर ही निर्भर करती है। अब बात करेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है परसेंटेज में, इसकी यूनिट जो होगी वो परसेंटेज में होगी। उसको हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, फार्मूले के अकॉर्डिंग इसमें सारी चीज़ रख के हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, Tn मतलब नोजल ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर में पानी इन हो रहा है उसकी वैल्यू, माइनस Ts मतलब सम टेम्परेचर, जो पानी ठंडा होकर संप में जा रहा आउट हो रहा उसकी वैल्यू, और बटे में Tn नोजल मतलब जो पानी इन हो रहा वो, और माइनस टेम्परेचर ऑफ WBT मतलब वेटेबल टेम्परेचर, जो सराउंडिंग एयर है, बाहर की एयर है, उसका जो वेटेबल टेम्परेचर होगा उसको वैल्यू हम रखेंगे, और इंटू 100। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मिस हो गई है, यहाँ पर हम इंटू 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पर हमको 100 करना पड़ेगा, तभी परसेंटेज में वैल्यू निकलेगी। तो इंटू में 100 करेंगे, यहाँ एक चीज़ लिखने में मिस हो गई है। तो क्या होगा, नोजल ऑफ टेम्परेचर माइनस सम टेम्परेचर बटे में नोजल टेम्परेचर माइनस WBT टेम्परेचर मतलब वेटेबल टेम्परेचर इंटू 100। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो वैल्यू होगी वो परसेंटेज में निकल आएगी। कूलिंग टावर हमारा कितने परसेंटेज वर्क कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी ज्ञात हो जाएगी, कूलिंग टावर की कार्य करने की क्षमता ज्ञात हो जाएगी। अब बात करेंगे TDS की। तो टोटल डिसॉल्व्ड ऑफ सॉलिड्स मतलब TDS क्या है, तो जो वाटर प्रयोग करते हैं हम कूलिंग टावर्स में, उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में खनिज पदार्थ होते हैं। उन्हीं खनिज पदार्थ की जो मात्रा होगी वो क्या होगी, 300 to 1200 ppm। जो खनिज पदार्थ की मात्रा होगी पानी में उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 300 से 1200 ppm तक होनी चाहिए। यदि उससे अधिक हो जाएगी तो हमारा पानी प्रयोग करने योग्य नहीं रहेगा। हम 300 से 1200 ppm तक का वाटर, TDS का वाटर हम लोग कूलिंग टावर्स में यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का हम नहीं यूज कर सकते हैं। जो अपना सॉफ्ट वाटर पीने वाला वाटर होता है उसकी जो ppm होती है वो 600 तक होती है। जो हमारा कूलिंग टावर्स में पानी यूज करते हैं उसकी TDS जो है वो 300 से 1200 ppm तक होनी चाहिए, पार्ट्स पर मिलियन। जो इसकी pH वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 7। अब बात करेंगे डेल्टा T की। तो डेल्टा T क्या है, जो कूलिंग टावर्स का इन और आउट का टेम्परेचर है उसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा T मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, इन आउट का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो, उसी को हम डेल्टा T कहते हैं। तो जो कूलिंग टावर्स का डेल्टा T होना चाहिए वो होना चाहिए 10 डिग्री। जब सिस्टम हमारा फुल लोड पर वर्क करता है तो इसका जो स्टैंडर्ड डिफरेंस है वो 10 डिग्री होना चाहिए। कई कारणों से ये कम ज़्यादा भी होता रहता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो 10 डिग्री होना चाहिए। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कूलिंग टावर्स की कैपेसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कूलिंग टावर्स कितनी कैपेसिटी का है और इसकी एफिशिएंसी को कैसे ज्ञात करेंगे, हम आप लोगों को एग्जाम्पल के जरिए समझाएंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे हम अगले वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।